हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन फिजिक्स जहां पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, साथ ही साथ पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और इनर्शिया। तो शुरुआत करने से पहले मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम प्रसाद कुलकर्णी। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमआईटी औरंगाबाद एंड इन द लास्ट 5 years आई हैव टॉट एंड मेंटोर्ड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स। राइट, तो शुरुआत करते हैं। कल जो हमने देखा था पिछले सेशन में उसका रिवीजन करता है। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रेशर से रिलेटेड है जो कि हमने देखा था पिछले सेशन में। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्रिक, right, which applies a force of 2.5 Newton when the first case it is placed upright on the soil. In the second case when it is placed on its widest base. The dimensions of the brick are 25 by 10 by 5 centimeter. तो बेसिकली क्या दिया बेटा हमें यहाँ पे, एक ब्रिक है, एक ईंट है जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 2.5 न्यूटन का। तो हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख सकते हैं दैट इट इज 2.5 न्यूटन और हमें इस ब्रिक के डायमेंशंस दिए, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट दिए है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। राइट, तो इस ब्रिक को हमने रखा है जमीन पर, तो यह जमीन के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। राइट, तो बेसिकली हमें फॉर्मूला पता होता है बेटा कि प्रेशर इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। राइट, नाउ देन इफ इट इज सो, तो बेसिकली फोर्स तो दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। अब एरिया कौन से फेस का लेंगे? बेसिकली इस ईंट को 3 सरफेसेस होता है, जैसे कि आपको पता होगा, हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। से दिस इज हाउ द ब्रिक विल बी, इट विल बी क्यूबॉइड इन अ शेप, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल 3 डिफरेंट डायमेंशंस। राइट, तो अगर हम मानते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये जो फेस है से इट इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 फेसेस है इसके। राइट, इसका अलग एरिया होगा, इस फेस का अलग होगा, इस तीसरे फेस का अलग एरिया होगा। तो बेसिकली हमें कौन सा फेस लेना है पहले केस में? तो यहाँ पे ए देखिए, ये पढ़िए पहले, इट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन द सॉइल। अपराइट ऑन द सॉइल का मतलब क्या है? अपराइट का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रिक है इसे ऐसे प्लेस किया है कि इसका जो लॉन्गेस्ट डिमेंशन है वो उसका हाइट होगा। अपराइट जिसे कहते हैं, सीधा रखा है उसे। राइट, तो मतलब 25 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो ये जो लोअर सरफेस है ये एरिया हमें यहां पे लेना होगा। राइट, अब ये लोअर सरफेस का एरिया कैसे मिलेगा? ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो वो कैसे करते हैं? तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴ करना होगा इन द मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर एरिया। अब प्रेशर के फॉर्मूले में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स विच इज 2.5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 50 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कितना आएगा? देखो ये कैंसिल करते हैं तो ये 20 आएगा, तो मतलब ये आएगा 0.05 इंटू 10⁻⁴। तो इफ यू सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी 500। प्रेशर जो कि हमने फाइंड आउट किया उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो ये पहला आंसर हमें यहां पे मिल गया, ये ए पार्ट का आंसर था। राइट, अब हम सॉल्व करेंगे बी। राइट, ओके, तो आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आप ये वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हो खुद सॉल्व करने की। राइट, पहला जो हमने सॉल्व किया उसी तरीके से। अब देखिए सेकंड केस में क्या कहता है बेटा, व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन इट्स वाइडेस्ट बेस। राइट, अब इसका वाइडेस्ट बेस क्या होगा? वाइडेस्ट मतलब जिस फेस का एरिया मैक्सिमम है उस फेस पे उसे प्लेस किया गया है। कौन सा है वो 25/10 का फेस होगा। राइट, ये अब हम अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सी, ये हो गया ब्रिक जो कि प्लेस किया गया है ऐसे पोजीशन में सो दैट इट्स वाइडेस्ट बेस इज ऑन द ग्राउंड। राइट, तो दिस इज हाउ इट विल बी। अब अगर ऐसा है तो एरिया कौन सा लोगे आप? एरिया जो कि यहाँ पे बॉटम सरफेस है, दैट बॉटम सरफेस विल बी कंसिडर्ड एज एरिया। इन दिस केस से A2, तो 25/10 का एरिया होगा यहाँ पे, दैट इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब इसे हम मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 250 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, मतलब 10⁻² इंटू 10⁻², तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। ये कन्वर्जन है सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁴ से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। राइट, ओके, अब फिर से प्रेशर का फॉर्मूला बेटा, प्रेशर इज गिवन बाय सेम फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज अगेन सेम 2.5 न्यूटन एंड एरिया दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट,
अब ये अगर कैंसिल होता है यहाँ पे ये आएगा 100, दैट मीन्स दिस इज 1/10⁻², 100 इंटू 10⁻⁴ को कैसे सॉल्व करोगे आप? 100 मतलब 10⁻² होता है, तो +2 -4 हो जाएगा, -2 इसलिए 1/10⁻² लिखा है। अब ये 10⁻² ऊपर जाके क्या होगा, तो वो हो जाएगा 10⁻², 10⁻², इसका मतलब हुआ ये 100, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़े से कैलकुलेशन है जिसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज होता है, तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी ये आसानी से आ जाएंगे, राइट। तो ये था एक सवाल, आप फिर से इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो दिस वाज बेस्ड ऑन द यस्टरडेज कांसेप्ट दैट प्रेशर वी हैव सीन। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड देन विल टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, पहला लॉ जो है, इसे समझने के लिए हमें पहले इनर्शिया का कंसेप्ट समझना होगा, राइट। इनर्शिया जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था बेटा, कि किसी ऑब्जेक्ट को मान लो, अगर आप किसी बस में बैठे हो, राइट, और बस रुका हुआ है और सारे पैसेंजर्स है उसमें, सडनली अगर वो बस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमें एक ऐसा झटका लगता है और सारे के सारे पैसेंजर्स जो है दे फॉल बैकवर्ड्स, राइट। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन यू ट्रैवल इनसाइड द बस। तो बेसिकली ये जो है आपकी टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। तो यही एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब और एक टाइप का इनर्शिया होता है, मतलब कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हो, राइट। साइकिल चलाते समय आपने कुछ देर पेडल घुमाया और पेडलिंग करना थोड़ी देर के बाद अगर आपने स्टॉप भी कर दिया, उसके बावजूद जो साइकिल है वो आगे बढ़ते रहेगा, है ना। आपने देखा होगा बेटा, ये ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये जो टेंडेंसी है उस बाइसिकल की, दैट इट कंटिन्यूज स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन द पेडलिंग इज स्टॉप्ड, इसी को कहता है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इनर्शिया का, ये इसे डिफाइन कैसे करता है? तो इनर्शिया इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इसी को कहता है इनर्शिया। अब आप सोचिए, मान लीजिए कोई साइकिल है और कोई बस है, दोनों रेस्ट पे है, तो किसे मूव करना आसान होगा आपके लिए? आप साइकिल को धीरे से अगर धक्का देते हो तो साइकिल मूव हो सकता है, लेकिन बस को चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो वो नहीं मूव होगा। क्यों? दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों का मास जो है बेटा वो अलग अलग है, राइट। तो मास ऑफ द बस इज मच मोर देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द साइकिल, दैट इज व्हाई इनर्शिया ऑफ द बस विल बी हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द साइकिल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मैसिव ऑब्जेक्ट विल हैव मच मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू अ लाइटर ऑब्जेक्ट, राइट। फाइन। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इनर्शिया का, तो अब हम बढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा इस ग्राउंड पे, राइट। जब तक बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं होता तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। और या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, राइट, तो उसके ऊपर कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वो मूव करते रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पेस में तो ना उसको कोई रेजिस्टेंस होता है एयर का और ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसकी वजह से वो स्पेस में कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा नॉन स्टॉप, राइट। ये जो टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट की कंटिन्यू करने की, उसी को इनर्शिया कहते हैं और उसी के ऊपर बेस्ट हमारा न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, राइट। फाइन। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। ये स्टेटमेंट जो है बेटा एक बार पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ से हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलने वाला है, हम इसे कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे आज, राइट। ये आपको आगे चल के काफी यूज होगा, यूजफुल है। तो लेट अस सी हाउ इट इज। तो बेसिकली जो फोर्स अप्लाइड है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है ये समझते हैं, राइट। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट समझने के लिए मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं। वही एग्जांपल, अगर हम बात करें कि ये मेरे पास एक मार्कर है, राइट। ये मार्कर अगर मैंने मान लो थ्रो कर दिया, इफ आई हैव थ्रोन दिस मार्कर, राइट, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप इसे कैच कर लोगे,
राइट। लेकिन अगर इतने ही मास का इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन देन व्हाट विल हैपन, से मास तो दोनों का सेम है, द मास ऑफ द बुलेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द मार्कर, बट दोनों में क्या अंतर है, जो हमने मार्कर फेंका था एंड द गन दैट इज फायरिंग अ बुलेट, दोनों में अंतर है स्पीड का, राइट, दोनों में अंतर है वेलोसिटी का, राइट। तो मतलब मास इनटू वेलोसिटी ये प्रोडक्ट हम लेते हैं, है ना। दोनों का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों का अलग आएगा, इसी को कहते हैं मोमेंटम। एक और एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी देख लिया है वो है साइकिल और बस का। दोनों मान लो साइकिल और बस सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। आपको मान लो आपका दोस्त है साइकिल पे आ रहा है और आपको उसे रोकना है, वो धीरे से स्लो स्पीड में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर आप उसके सामने खड़े होगे और हैंडल अपने ऐसे हाथ से पकड़ लिया देन वो रुक जाएगा, शायद आपको थोड़ा सा झटका बैठेगा लेकिन वो साइकिल जो है वो रुक जाएगा, है राइट, राइट। लेकिन अगर उतनी ही वेलोसिटी से मान लीजिए आपकी तरफ वो बस आ रहा है, तो बस क्या आप रोक पाओगे उसे? जी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों की स्पीड तो सेम थी, बाइसाइकिल एंड बस, but you cannot stop that bus. Why? Because the mass of the bus is much more higher as compared to that of the cycle, right? Okay. तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं मास और वेलोसिटी का, एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, मोमेंटम। इसी को कहते हैं बेटा मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल होता है पी। क्या सिंबल होता है बेटा? पी। और यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट कैसे मिलेगा, फॉर्मूले से यूनिट मिल जाएगा। मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब मोमेंटम का यूनिट हुआ केजी मीटर पर सेकेंड। और ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, फाइन। अब जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो हम फिर से बढ़ते हैं हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ की, हमने ये देख लिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसे समझते हैं। बेसिकली मोमेंटम जो देखा हमने, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो चेंज हो सकता है मोशन में। क्यों चेंज हो सकता है? मान लो ये रेस्ट पे था, तो ये मार्कर जो है इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये आगे जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है कि नहीं? कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अभी हमने देखा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो ये वेलोसिटी के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो जितना मोमेंटम चेंज होने का रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स। इसको क्या प्रोपोर्शनल होता है बेटा? फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, और ये आज का सेशन थोड़ा सा आपको हायर लेवल का लगेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम इस चैप्टर से कवर कर रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से अगर समझते हो तो आपको 11th-12th में ये कंसेप्ट आगे आसान जाएगी, राइट, फाइन। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के कंसिडर करेंगे, साथ ही साथ चेंज इन मोमेंटम है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पी मतलब मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब P2 माइनस P1, है ना। फाइनल P2 है और इनिशियल P1 है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है, उतना वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होने में, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब जैसे कि हमने अभी देखा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो जो फाइनल मोमेंटम है उसे हमने लिख दिया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो P1 था बेटा, वो कितना होगा? वो m इंटू यू होगा। ठीक है, तो ये हमें और एक इक्वेशन मिल गया हमें। और फिर हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों टर्म्स में से m जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, km इन ब्रैकेट v माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। तो बेसिकली ये जो v माइनस यू है, ये क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो हमें इक्वेशन मिल गया फोर्स के लिए k इंटू एम इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आप अगर याद करते हो कि ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ये क्या है बेटा? वेलोसिटी का चेंज होने का टाइम, मतलब कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। अब आप एक्सेलरेशन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे कि आप गाड़ी के केस में कंसिडर करते हैं, कार्स के अगर आप ब्रोशर्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें दिया होता है कि गाड़ी को 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने के लिए कितना वक्त लगता है। तो वो क्या है? बेसिकली वो उसका एक्सेलरेशन है, उसका पिकअप कितना ज्यादा है, ये हम कहते हैं, पिकअप वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज, ये एक्सेलरेशन है बेटा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज ए, राइट।
तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। अगर हम ये सारे जो क्वांटिटीज है उन्हें SI सिस्टम में रखते हैं तो जो K की वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, अगर ये 1 हो गया मतलब हमें क्या इक्वेशन मिल गया, हमें मिल गया फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव किया है जो कि है फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसे अभी लर्न कर लीजिए, इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइन। ओके देन आगे बढ़ते हैं। हमने 2 लॉज देख लिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और इनर्शिया और मोमेंटम का कंसेप्ट देखा है। तो आप इसे पॉज करके फिर से इसको अच्छे से समझ सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट तो देख लिया था। अब हम वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस सेशन नाउ। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, राइट। इम्पल्स क्या होता है बेसिकली? अगर हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट का, तो आप क्रिकेट तो खेलते हो, राइट। जब क्रिकेट खेलते हैं, व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, राइट, तो the time for which the ball and bat comes into contact is very small, infinitesimally small। मतलब जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो कितने वक्त के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में आते हैं, तो वो तो बहुत कम समय होता है, राइट, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन उसके बावजूद द बॉल क्रॉसेस द बाउंड्री, बहुत दूर तक जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत कम वक्त के लिए अगर एक्सर्ट होता है तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं इम्पल्स, राइट। तो मतलब फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, उसे नाम दिया गया है इम्पल्स। उसे क्या नाम दिया बेटा? इम्पल्स, ठीक है। अब फोर्स अभी हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया था, F इज इक्वल टू ma, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज नथिंग बट व्हाट? इट इज इम्पल्स, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, हम और एक यहाँ पे इम्पल्स का डेरिवेशन देख रहे हैं, राइट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड अप टिल दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि फोर्स था, और टाइम के लिए हमने टी सिंबल यूज किया है। तो m एज इट इज, t एज इट इज। एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी हमने देखा बेटा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब फाइनल कितनी है? v है और इनिशियल u है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। ये एक बार आप अच्छे से समझ लो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला आता है ना। तो ये होने के बाद यहाँ पे देखिए टाइम और टाइम टी विल गेट कैंसिल, तो बाकी क्या बचा है? बाकी m इन ब्रैकेट v माइनस यू, है ना। तो इन दैट केस ये क्या है बेसिकली? ये mv माइनस mu लिख सकते हैं हम इसे, mv माइनस mu। अब m इंटू वी क्या है? ये मोमेंटम है। m इंटू यू क्या है? ये इनिशियल मोमेंटम है, और ये फाइनल मोमेंटम है। तो p2 माइनस p1 मिल गया। p2 माइनस p1 क्या है बेटा? ये तो चेंज इन मोमेंटम है। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। और हमने शुरुआत की थी इंपल्स के फॉर्मूले से। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो ये हमने और एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर लिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपल्स का कंसेप्ट, और इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब ये जो इंपल्स है बेटा, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है? क्या आप सोच सकते हो? अच्छा, वेक्टर और स्केलर क्या होता है आपको पता होगा। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। जैसे डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है वो बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर बोला है। तो डिस्टेंस क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसे डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, अगर आप वेलोसिटी की बात करो, अगर आपको बोला जाए आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पे जाना है, राइट, देयर इज अ मार्केट एंड यू नीड टू गो ओवर देयर, तो आपको 2 किलोमीटर अगर बोला है तो क्या आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई? नहीं, आप पूछोगे किस डायरेक्शन में जाना है 2 किलोमीटर, राइट। तो डायरेक्शन जहां पे जरूरत होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, राइट। तो ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस है, उसके लिए हमारे सिलेबस में अलग से चैप्टर्स है, हम वो पढ़ेंगे बाद में, फाइन। तो ये जो इंपल्स है बेटा, इसमें फोर्स आता है, और फोर्स को भी डायरेक्शन होती है। देखिए, अब ये अगर मेरा बुक है तो मैं इसे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ, या एनी डायरेक्शन दैट आई कैन अप्लाई द फोर्स। मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स के फॉर्मूले में फोर्स आता है, इसका मतलब इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। इंपल्स का यूनिट क्या होगा? इंपल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन,
और टाइम का यूनिट है सेकेंड, राइट? तो इम्पल्स का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। फाइन, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब आखिरी जो लॉ है न्यूटन का, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें बेसिकली सिंपल सा लॉ है और काफी फेमस लॉ है न्यूटन्स का, विच सेज दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सिंपल सा एग्जांपल मान लो दैट यू हैव अ फुटबॉल, राइट? इफ यू हैव ड्रॉप दैट फुटबॉल ऑन टू द ग्राउंड, इट विल बाउंस बैक, राइट? ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज द ग्राउंड इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन टू दैट बॉल, बिकॉज ऑफ विच इट इज बाउंसिंग बैक, एंड इन रिटर्न द बॉल इज ऑल्सो एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन टू द ग्राउंड, राइट? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। फाइन, तो बेसिकली ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है या अलग अलग ऑब्जेक्ट पे? देखो, ये जो ग्राउंड है वो बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, बॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन टू द ग्राउंड। मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन ये फोर्सेस कैंसिल नहीं होते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट? तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. I hope that you would have understood this, and then if you have any kind of doubt, then you can put them in the comment section. Fine. तो आज रुकते हैं यहाँ पे. आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड. हमने देखे आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियोस. थैंक यू. सी यू. बाय बाय. टेक केयर.